राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये देखकर यक्षित घबरा जाता है और वन्या के आंसू पहुँचते हुए बोला, वाइफी क्यों रो रही हो? वन्या यक्षित की तरफ देखकर बच्चे जैसी शक्ल बनाकर बोली, क्योंकि आप मुझे समझना ना समझ अब पागल कहा। यक्षित वन्या के आंसू पहुँच के उसके माथे पर प्यार से चूमते हुए बोला, कोई इतनी सी बात पर रोता है क्या? मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। अब आगे। जैसे ही वन्या को ये सुनाई पड़ा कि यक्षित ने यह उसे तंग करने के लिए कहा था, वन्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह यक्षित की इस तरह से देख रही थी जैसे अभी की अभी खा जाएगी। वह यक्षित के सीने पर मारते हुए बोली, क्या कहा आपने? आप मजाक कर रहे थे? यह बोलकर वह अपने हस्बैंड की तरफ गुस्से से घूरने लगी। यक्षित अपने कान पकड़कर इशारे से वन्या से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर शायद आज यक्षित की किस्मत उतनी कुछ खास नहीं थी। वन्या यक्षित की तरफ घूमते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, हर वक्त बस मुझे रुलाते ही रहते हैं। आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, जाइए आप। यक्षित अपनी रूठी हुई बीवी को मनाते हुए बोला, वाइफी मेरी बात तो सुनो। वह वन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि एक बार घर से ऑफिस निकलने के बाद उसे खुद ही नहीं पता चलता था कि वह अपनी प्यारी सी वाइफ का चेहरा दोबारा कब देख पाएगा। वन्या यक्षित के मुंह फेर लेती है और बैठ जाती है। यक्षित अपने दोनों कान पर हाथ रखकर वन्या की तरफ देखते हुए बोला, जान देखो, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, अब तो मुझे माफ़ कर दो। वन्या थोड़ी देर तक यूं ही बैठी रहती है। हालांकि अंदर से वह उसे माफ़ कर चुकी थी, पर बाहर से वह यक्षित की एटीट्यूड दिखा रही थी। वन्या को यूं चुप देखकर यक्षित उसके बालों को आहिस्ते से साइड करके उसकी नेक पर अपने होठ चलाने लगा। वन्या उसके इस मुंह से बिल्कुल अनजान थी। वह अभी भी उसे किस किए जा रहा था। जब वह रुकता है तो वन्या तेज तेज सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी थी। वन्या को इस तरह देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वन्या यक्षित के सीने पे खुद को छिपाते हुए बोली, आप कभी नहीं सुधरने वाले। यक्षित वन्या के नोज को अपनी उंगली से टच करते बोला, नो चांस एट ऑल। वन्या अपनी आंखों में एक विश्वास लिए कुछ यक्षित के सीने से लगे हुए ही अपने मन में बोली, यक्षित आई होप बहुत जल्द आप कीर्ति के बारे में पता कर लेंगे। राजावत मैंशन। अन्य दृष्टि को लेकर राजावत मैंशन पहुंच चुका था। वह दृष्टि का हाथ थामे मेन दरवाजे से होते हुए अंदर मेन हॉल में आता है। आज मेन हॉल का नज़ारा दूसरे दिन के मुकाबले थोड़ा अलग था। सोफे पर गौतम जी और मीना आंटी के अलावा भी कई वहाँ पे मौजूद था। गौतम जी के सामने वाले सोफे पर एक 53 साल की औरत बैठी हुई थी। ये औरत कोई और नहीं मिसेस नीलम रजावत थी, गौतम जी की बड़ी बहन और अनय की बुआ, जिनका नेचर थोड़ा खड़ूस टाइप का था। अनय को अपनी बुआ से मिले काफ़ी वक्त हो चुका था, इसलिए नीलम जी तो उसकी जहन से हट चुकी थी। वही दृष्टि भी काफ़ी कंफ्यूज होकर नीलम जी की तरफ देख रही थी। नीलम जी की निगाहें भी दृष्टि पर पड़ जाती हैं। वह उसे गौर से देखने लगती है। दृष्टि ने आज ग्रीन कलर की शिफॉन की एक खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर को देखकर नीलम जी समझ चुकी थी, दृष्टि अनय की वाइफ है और रजावत खानदान की बहू। नीलम रीति रिवाजों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। अनय को दृष्टि को यूं उनकी तरफ कंफ्यूज में देखकर गौतम जी नीलम जी की तरफ देखते हुए बोले, दीदी ये है आपके भांजा अनय और उसकी वाइफ दृष्टि। इससे पहले कि दृष्टि और अनय कुछ भी रिएक्ट करते, नीलम जी पहले ही बोल पड़ती हैं, तो ये है राजावत खानदान की बहू रानी। फिर वे दृष्टि की तरफ एक नज़र डालते हुए बोली, वैसे बेटा क्या आपको आपके पेरेंट्स ने यही नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे मिला जाता है? अब देखिए ना, आप अपने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर अनय की पत्नी तो बन गई, पर क्या ये इस खानदान की बहू बनने के लिए भी काफ़ी है? किसी की भी ये उम्मीद नहीं थी कि नीलम जी इतने सालों बाद यहाँ आकर ऐसे कुछ कहने वाली है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर दृष्टि को इंसल्ट की थी और दृष्टि की तरफ कोई एक उंगली भी उठाए अनय को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह नीलम जी की तरफ एक सख्त निगाह डालते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी आंटी,
दृष्टि इस खानदान की बहू बनने लायक है या नहीं, ये डिसाइड करने वाली आप कौन होती है? अनय ने सीधे सीधे तौर पर कहा। अनय का ये तीखा जवाब सुनकर नीलम जी तो तिलमिला ही उठी, क्योंकि आज तक उनसे डर डर कर बात की जाती थी। सब उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था, पर अनय ने तो सरेआम सबके सामने उनकी बेइज्जती कर दी थी, जो उनसे कैसे बर्दाश्त हो सकता था। वह गौतम जी की तरफ गुस्से से घूरने लगी और बोली, गौतम, क्या आपने अपने बेटे को यही संस्कार दिए? हमें अपने भंजे से ऐसा व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। गौतम जी अनय की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, अनय बेटा, यह क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? चलो अपनी बुआ को माफ़ी मांगो अभी इसी वक्त। अनय का गुस्सा भी अब काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। वह अपने कोल्ड टोन में बोला, डैड, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो रिश्तों के आड़ में मेरी वाइफ की इंसल्ट करें। यह बोलकर वह नीलम जी को पूरी तरह से इग्नोर करके अनय दृष्टि का हाथ थामकर वहाँ ऊपर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। अनय का यूं दृष्टि का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते देख नीलम जी का गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अनय उन लोगों में भी नहीं था जो चुपचाप अपनी बीवी की इंसल्ट सह सके। गौतम जी नीलम जी की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर बोले, दीदी प्लीज़ इसे बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। आप तो जानती है ना कि यह बचपन से ऐसा ही है। नीलम जी अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से अपने अंदर दबाती हैं और बोली, गौतम, इसलिए तो हमने तुम्हें दूसरी शादी करने का सुझाव दिया था। हम जानते हैं अनय बिना माँ का बच्चा है। और नीलम जी आगे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली थी, पर गौतम जी के चेहरे को देखकर वो रुक गईं। नीलम जी ने इन शब्दों को गौतम जी की उस वक्त पहुंच जाते हैं जब उनकी और अनय की मॉम की शादी होने वाली थी। तब सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि बच्चे होने के बाद अनय की मॉम को किसी और से प्यार हो जाएगा और वे दोनों को अकेला छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगी। नीलम जी जब भी आती थी अपने साथ ढेर सारे ड्रामे लेकर आती थी, जो कि गौतम जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह बड़ी बहन होने के बावजूद से भी नीलम जी को बहुत सम्मान भी करते थे। गौतम जी उनके इस ड्रामे के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। वह नीलम जी के तरफ देखते हुए बोले, दीदी, आप एक लंबे सफ़र से बाद आई हैं, आप थक गई होंगी। आई थिंक अब आपको रेस्ट करना चाहिए। गौतम जी की बातें सुनकर नीलम जी मन महसूस कर रह गई, क्योंकि ये अनय के थ्रू उन्हें बहुत कुछ सुनाना था, पर गौतम जी ने उन्हें वो मौका ही नहीं दिया। वे मीना जी को नीलम जी की उनका कमरा दिखाने के लिए कह देते हैं। मीना जी उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। वहीं अनय दृष्टि को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। इस वक्त वह बेहद ही गुस्से में था। वैसे तो अनय को अक्सर इतनी जल्दी गुस्सा आता नहीं था, पर जब कभी भी आता था तो वह बहुत खतरनाक होता था। कमरे में आते ही दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, अनय, आपने ये क्या हो गया? आपने नीचे इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? अनय अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करते हुए बोला, वाइफी, तुम जानती हो मैंने उनसे इस तरह से बात क्यों की? ये बात तो तुम भी जानती हो कि कोई अनय सिंह राजावत की वाइफ की तरह एक नज़र भी उठाकर देखे ले तो वह दोबारा देखने लायक नहीं रहता। और उन्होंने तो मिसेस राजावत के खिलाफ बोलने की कोशिश की। दृष्टि अनय के सीने पे हाथ रखकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, पर अनय, वो आपकी बुआ हैं और तो वो आप काफ़ी वक्त बाद आप सबसे मिलने आई थी। वैसे मैं उनके साथ ऐसे पेश आना कहाँ की समझदारी है। अनय का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह एक नज़र दृष्टि की तरफ देखता है। दृष्टि की आंखें भी अनय की तरफ देख रही थी। वह अचानक से खुद को होठों को दृष्टि के होठों से छोड़ लेता है। जब तक दृष्टि को कुछ समझ आता, वह अग्रेसिव होकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। दृष्टि अपनी आंखें बंद करके अनय के किस को महसूस करने लगती है। इस किस के जरिए वह ये जताने की कोशिश कर रही थी वह दृष्टि के खिलाफ हुए बिहेवियर से कितना खफा है। दृष्टि अनय के इस एग्रेसिव बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हैरान थी। वह भी वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चली गई। शाम के वक्त गौतम जी और नीलम जी लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। गौतम जी को दृष्टि की बनाई हुई चाय बेहद पसंद थी। वे नीलम जी भी उस चाय का स्वाद चखना चाहते थे।
चखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दृष्टि को लिविंग स्नैक्स के लिए कह दिया था, इवनिंग स्नैक्स के लिए। दृष्टि किचन में जाकर चाय और स्नैक्स रेडी करने लगी। थोड़ी ही देर में वह अपने टेस्टी टेस्टी स्नैक्स के साथ रेडी हो जाती है। वह गौतम जी, मीना जी और नीलम जी को चाय और स्नैक्स सर्व करती है। इस पूरे दौरान नीलम जी की निगाहें दृष्टि पर थी। गौतम जी के कहने पर दृष्टि भी उनके साथ बैठ जाती है और अपनी टी टाइम एंजॉय करने लगती है। इस दौरान भी दृष्टि अपने ऊपर किसी की निगाहें महसूस कर पा रही थी। नीलम जी का उसे खुद को यूं ध्यान से देखना दृष्टि के लिए काफ़ी अजीब होता जा रहा था। नीलम जी की चाय की सिप के साथ दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, बहू रानी, कुछ अपने बारे में बताइए। आपके मॉम डैड कौन है और आप अनय से पहली बार कब मिली थी? मॉम डैड का नाम आते ही दृष्टि की आंखों में एक नमी तैरने लगी, क्योंकि उन्हें गुजरे हुए तो सालों हो चुके थे। जब दृष्टि स्कूल गोइंग गर्ल थी, उसी वक्त उसके मॉम डैड दोनों ही इसे छोड़कर काफ़ी दूर जा चुके थे। दृष्टि को अपने ख्यालों में खोए हुए ही गौतम जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, दृष्टि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? राजावत परिवार में सभी सदस्यों को दृष्टि के लिए इतना फिक्रमंद होना काफ़ी खल गया। नीलम जी को दृष्टि से काफ़ी जलन सी महसूस होने लगी कि सब उसे कितना प्यार करते हैं। गौतम जी का सवाल सुनकर दृष्टि हाँ में सिर हिला देती है और गौतम जी की तरफ देखते हुए काफ़ी शांत स्वर में कहती है, बुआ जी, मैं अनय की कंपनी में काम करती हूँ और दोनों पहली बार वहीं मिले थे। दृष्टि अनय से अपनी पहली मुलाकात की ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अब तक वो समझ चुकी थी कि नीलम जी किस किस्म की औरत है। नीलम जी दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, ओह अच्छा, गौतम ने अनय की शादी में आपने किसी को रिश्तेदार को इनवाइट नहीं किया था। शादी में सिर्फ सिंघानिया फैमिली और ओबरॉय फैमिली ही शामिल हुई थी। नीलम जी को इस बात का भी नाराज़गी थी। वो गौतम जी की तरफ देखते हुए बोली, वैसे गौतम, हमारे बहुत इंतज़ार किया था। जब भी अनय की शादी होगी, सबसे पहले इनविटेशन कार्ड हम तक पहुंचेगा, पर शायद हम गलत थे। आपने तो हमें शादी में बुलाना तो क्या बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि हमारे भतीजी की शादी हो रही है। गौतम जी जानते थे, अगर नीलम जी तक अनय की शादी की बात पहुंची तो वह उन्हें इस बारे में ताना जरूर मारने वाली है। पर गौतम जी काफ़ी गंभीर और धैर्य रखने वाले इंसान थे। वे गौतम जी नीलम जी की तरफ एक छोटी स्माइल लिए बोले, दीदी, सच कहूँ तो मुझे हमारे किसी भी रिलेटिव को शादी में बुलाने का मौका ही नहीं मिला। अनय और दृष्टि दोनों की शादी काफ़ी जल्दबाजी में हुई थी। गौतम जी ने ऐसा कहने पर लिस्टली नीलम जी की दृष्टि पर उंगली उठाने का जैसे मौका ही नहीं मिला। लिटरली नीलम जी की दृष्टि पर उंगली उठाने का जैसे मौका ही नहीं मिला। वो गौतम जी की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, शादी काफ़ी जल्दबाजी में हुई थी, पर ऐसा क्यों गौतम? कहीं हमारी बहू पहले से तो। इतना कहकर वे वहीं रुक गई, पर उसके आगे के शब्द का मतलब गौतम जी, मीना जी और दृष्टि समझ चुके थे। नीलम जी की ऐसी बातें सुनकर दृष्टि की तकलीफ तो बहुत हो रही थी। वहीं गौतम जी और मीना आंटी को नीलम जी की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गौतम जी अपनी गुस्सैल निगाहों से नीलम जी की तरफ घूरते बोले, अब बस भी कीजिए दीदी, हम चुपचाप सुन रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं आप हमारी बहू के बारे में ऐसी राय बनाएंगी। माफ़ कीजिएगा, पर हमें आपका ये भद्दा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मीना आंटी ने भी गौतम जी की हाँ में हाँ मिलाई। नीलम जी की एक बार फिर गौतम ने ऐसा जवाब की उम्मीद नहीं की थी, पर अब वो समझ चुकी थी, इस घर में दृष्टि की बहुत इज्जत होती है। वह दृष्टि के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती है। नीलम जी बात को संभालते हुए बोली, गौतम, हमारे कहने का मतलब नहीं था, गलत नहीं था, बस डाउट हुआ कि शादी इतनी जल्दबाजी में हुई है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह रही होगी। हम बस वही जानना चाहते थे। वैसे तो गौतम जी को नीलिमा जी की इन चिकनी चुपड़ी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर बड़ी बहन होने के नाते वह उनका सम्मान करते थे। गौतम जी नीलिमा जी की तरफ देखते हुए काफ़ी गंभीर स्वर में बोली, हाँ दीदी, अनय और दृष्टि की शादी जल्दबाजी में करने का एक रीज़न था, और वो था कि हम नहीं चाहते थे हमारी जरा सी देरी पर हमारी बेटी किसी और के घर की बहू बन जाए। हमने तो जब पहली दृष्टि को देखा तभी सोच लिया था कि इसे सिर्फ अपने घर बहू ही नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाएंगे। गौतम जी का जवाब सुनकर दृष्टि
उनकी तरफ देखती ही रह गई। दृष्टि ने गौतम जी से मिलने के बाद अपने मॉम डैड के मिस करना ही बहुत कम कर दिया था। वह उन्हें अपनी माँ और पापा दोनों मानती थी। वहीं गौतम जी के ऐसे जवाब ने नीलिमा जी के निशब्द कर दिया था। वे कुड़ कर रह गईं। जब से वे रजावत मिशन आई थी, दृष्टि पर उंगली उठाना, उसे किसी न किसी बातों से घसीटना नीलम जी का मेन मुद्दा बनकर रह गया था। फिर थोड़ी देर के लिए नीलम जी के सवालों का सिलसिला थोड़ी देर के लिए तो शांत पड़ गया था। तभी दृष्टि के कानों में उनकी आवाज़ पड़ी, दृष्टि बेटा, हमने सुना है कि आपकी और अनय की शादी को 1 साल हो चुके हैं। दृष्टि नीलम जी की इस हिडन सवाल से समझ नहीं पाई और उनकी तरफ देखते हुए हाँ में सहला देती है। नीलम जी अपने सवाल को और क्लियर करते हुए बोली, बेटा, आप दोनों को रिश्ते को रहते हुए 1 साल हो गए। क्या आपने अब तक अपने पापा को दादा बनाने के बारे में नहीं सोचा? अब जाकर दृष्टि ये रियलाइज़ हुआ कि नीलम जी के कहने का मतलब क्या है। उनका ये सवाल सुनकर दृष्टि की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वैसे तो गौतम जी को भी इस बात का इंतज़ार था कि कब उनके घर में नन्हे मुन्ने पोते पोतियाँ खेलेंगे। उन्हें भी तो दादा बनने का बहुत जल्दी थी। वे दृष्टि से अपनी इच्छा के बारे में बता चुके थे, पर उन्होंने कभी भी अनय और दृष्टि को बच्चे के लिए फोर्स नहीं किया था। ये समझते कि इससे अनय और दृष्टि का डिसीजन भी सबसे इम्पोर्टेंट था। दृष्टि ने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। वह तो भूल ही गई थी कि बुआ जी जैसी लेडीज जब उनके सारे मामलों में अपनी टांग अड़ा सकती हैं, तो फिर बच्चे के मामले में क्यों नहीं। बच्चे की बात सुनकर दृष्टि के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए, जिसे नीलम जी ने भी नोटिस कर लिया था। अब तो वे इस बात का ज़्यादा लेकर ही रहना चाहती थी, जवाब लेना चाहती थी कि अब उन्हें बेबी प्लानिंग क्यों नहीं की, कि अब तक उन्होंने बेबी प्लानिंग क्यों नहीं की। नीलम जी दृष्टि के कंधे पर हाथ रखते बोली, दृष्टि बेटा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? दृष्टि इस वक्त बेहद उलझन में थी। उसने जल्दी से हाँ में सहला दिया। उसके इस सडन रिएक्शन से नीलिमा जी समझ गई थी कि कुछ तो बात ज़रूर है जिसे दृष्टि छुपाना चाहती है। वो अपनी इस बात को जोर डालते हुए बोली, बताइए दृष्टि बेटा, आखिर आपने अब तक बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा? जबकि आपको आपके पापा ने तो ये जरूर बताया होगा कि उन्हें अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की कितनी जल्दी है। नीलिमा जी की इस सवाल पर दृष्टि निशब्द हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सवाल का क्या जवाब दे। वह अगर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी तो भी नीलिमा जी जैसे शातिर औरत एक झटके में उसका सच जान जाएंगी। दृष्टि को ऐसा फील हुआ जैसे ही वह सब तरफ से फंस गई चुकी थी। वह इस टॉक को बीच में मोड़कर भी नहीं जा सकती थी। नीलम जी दृष्टि की तरफ एक तीखी नज़र डालते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है आप माँ बनना ही नहीं चाहती और आप बन नहीं सकती? नीलिमा जी के इन खतरनाक सवालों से दृष्टि का दम घुटने लगा। वह जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी। आखिर वहाँ वही हो रहा था जिसका दृष्टि को डर था। आखिर में हिम्मत करके दृष्टि ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, ऐसी बात नहीं है। वो इतना ही बोल पाई थी कि नीलम जी दृष्टि की तरफ झुकते हुए बोली, पर हमें तो नहीं लगता। एक बात याद रखिएगा, रजावत खानदान में एक बांझ औरत की कोई जगह नहीं होती। ये बोलकर वो वापस नॉर्मल हो गई। दृष्टि की धड़कनें अब जोरों से धड़कने लगी। थोड़ी देर तक तो वह वैसे ही बैठी रही, फिर एकदम से अपने कमरे की तरफ चली गई। दृष्टि के जहन में बार बार नीलम जी के कई शब्द गूंज रहे थे, रजावत मैंजन में एक बांझ औरत की कोई जगह नहीं होती। ओबरॉय एंटरप्राइजेस। जीविका को विवेक के एक डाउट क्लियर करना था, इसलिए वह विवेक के कैबिन की तरफ जा रही थी। विवेक के ही उसे कहा था अगर उसे कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो वह सीधे उसकी हेल्प लिया करे। विवेक ने जीविका से कह रखा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो सीधा उसके पास आ सकती है, और मेन मुद्दा इसलिए था क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसी के साथ बिताना चाहता था। आज भी जीविका इसी पर्पज़ से विवेक के कैबिन की तरफ जा रही थी। तभी एक लड़की इतराती हुई अपनी हाई हील्स से आवाज़ करती हुई विवेक के कैबिन की तरफ चली आ रही थी। जीविका अब तक उसका चेहरा नहीं देख पाई थी।
वह उसे जानी पहचानी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऑफिस में पहली बार देख रही हो। जीविका ने एक कदम बढ़ाया था कि तभी वो लड़की भी आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। उस लड़की का सारा ध्यान अपने फ़ोन पर था। जीविका और उस लड़की के बीच एक टक्कर हो जाती है, पर लकीली दोनों में से कोई नहीं गिरती। पर हाँ, उस लड़की का गुस्सा बहुत आता है। वह जीविका की तरफ देखते हुए बिना ही बोली, यू इडियट, तुम देखकर नहीं चल सकती, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। उस लड़की की बात सुनकर जीविका का भी दिमाग खराब हो जाता है। वह अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके उस लड़की को शिद्दत से घूरने लगी थी। वो लड़की अपनी ड्रेस ठीक करते हुए गुस्से से बोली, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? ये बोलकर वह सामने की तरफ देखती है तो उसे जीविका नजर आती है। उसे तो पहले हैरानी होती है, फिर बहुत खुशी होती है कि आज तो उसे जीविका पर अपनी खुन्नस निकालने का मौका मिल गया। ये लड़की और कोई नहीं, प्रीता कपूर ही थी, जो विवेक को डोरे डालने के सिलसिले में यहाँ आई थी। पर उसने सोचा नहीं था कि उसकी मुलाकात यूँ जीविका से हो जाएगी। जीविका ने भी उस लड़की को देखकर समझ लिया कि ये प्रीता कपूर है, जिसकी वजह से वो पिछली बार विवेक से नाराज़ हो गई थी। जीविका प्रीता को घूरते बोली, एक्सक्यूज़ मी मिस, देखकर आप नहीं चल रही थी, सो डोंट ब्लेम मी। जीविका का मासूम सा चेहरा देखकर प्रीता ने यह सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह पलटकर भी वह कह सकती है। वह अपने मन में बोली, ओह, तो विवेक की गर्लफ्रेंड को बात करना भी आता है, नॉट बैड। जीविका की बात सुनकर प्रीता काफ़ी एटीट्यूड से बोली, वॉट एवर, अगर मैं देख कर नहीं चल रही थी तो भी उसे तुमसे क्या, तुम्हें मेरे रास्ते में हट जाना चाहिए था। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे रास्ते में आए। प्रीता का इशारा विवेक की तरफ था। उसका आज तक जीविका से डायरेक्टली आमना सामना नहीं हुआ था। इसी बात का फ़ायदा वह उठा रही थी। जीविका अपने मन में बोली, मैंने तो विवेक से पहले ही कहा था कि ये छोटे कपड़े और मेकअप की दुकान ठीक नहीं है, पर नहीं, उन्होंने अपनी दोस्ती के आगे कुछ दिखे तब ना। जीविका नामे से हिलाते प्रीता को इग्नोर करके विवेक के कैबिन की तरफ जाने लगी। प्रीता ये बात जानती थी कि विवेक जीविका को पसंद करता है, पर फिर भी वह मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। यूँ कहें कि कभी मानना ही नहीं चाहती थी कि विवेक कभी उसे छोड़कर किसी और का हो। उस दिन भी जब उसे कैफे में प्रीता ने विवेक और जीविका को साथ में देखा था, तब उसके सीने पे सांप लौट लिए थे। प्रीता ने अब तक जीविका को एक मासूम और बेवकूफ़ लड़की आंका था, मतलब वह विवेक को उससे छीन भी लेगी और जीविका को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। पर प्रीता की यह इन्फॉर्मेशन बिल्कुल खोखली ही थी। जीविका एक मासूम लड़की जरूर थी, पर बेवकूफ़ नहीं। उसने तो पहले ही मुलाकात में ये भाप लिया था कि प्रीता के दिल के विवेक के लिए क्या है। हालांकि इस बारे में उसने विवेक से बात नहीं की थी। विवेक ने तो जब उसे प्रीता के बारे में ही बताया कि दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो जीविका ने सोचा कि क्यों दोनों में इतनी अच्छी अच्छी दोस्ती की को खराब भी किया जाए। वैसे भी जीविका उन लड़कियों में से नहीं थी जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हों। वो विवेक से प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर उसने भी कभी नहीं सोचा था कि इस रिलेशनशिप के बाद विवेक को उससे दूर रिश्ते के लिए टोका टाकी करेगी। पर प्रीता ने शायद जीविका को इस चुप्पी का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल लिया था। जीविका को विवेक के कैबिन की तरफ जाता देख प्रीता उसे घूरते हुए अपने मन में बोली, इस बहन जी की क्या इस बहन जी को क्या और कोई काम नहीं है? जब देखो तब विवेक के कैबिन के आसपास ही मंडराती रहती है। आज प्रीता जीविका से विवेक के सामने ही ये पूछने वाली थी। उसके रिश्ते के बारे में तो उसे पहले ही से आइडिया लग गया था, पर फिर भी वह आज ये जानना चाहती थी विवेक उसे किस तरह से इंट्रोड्यूस कराता है। प्रीता और जीविका दोनों विवेक के कैबिन के बाहर खड़ी एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से खोल रही थी। जीविका ना जाने कितनी बार प्रीता को कोस चुकी थी। वह अपने मन में एक बार फिर विवेक की फ्रेंडशिप को टेस्ट को कोसते हुए बोली, वैसे तो इनका उठना बैठना देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन पर्सनैलिटीज़ के साथ होता है, पर दोस्ती के मामले में इन्हें मैं 0 नंबर दूंगी। हद है,
मतलब प्रीता कपूर जैसी मेकअप की दुकान इनकी फ्रेंड लिस्ट में है। प्रीता भी अपने मन में जीविका को कोसते हुए बोली, वैसे तो ये बहन जी अपने काम से काम रखती है, पर पता नहीं आज इसे हुआ क्या है जो मुझे इतने प्यार से घूर रही है। जीविका ने पहले ही कैबिन का डोर नॉक कर लिया था। दरवाज़ा खुलते ही कम इन के साथ एक सर्द आवाज़ उसकी कानों में सुनाई दी। ये विवेक की आवाज़ थी। दोनों केबिन के अंदर चले गए। विवेक को पता था जीविका अपने केबिन से आने वाली है, पर उसे प्रीता का कोई आइडिया नहीं था। विवेक अभी लैपटॉप को खोलकर काम कर ही रहा था। उसे लगा सा कि सामने जीविका खड़ी है। वह सामने की तरफ देखे बिना ही बोला, सामने क्यों खड़ी हो? बैठिए बेबी, बैठो, जाओ। विवेक की बातें सुनकर प्रीता की मुट्ठियां कस गईं, क्योंकि वह जानती थी कि विवेक ने यह जीविका के लिए कहा था। वह खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कोशिश करते हुए बोली, विवेक, इट्स मी। प्रीता की आवाज़ सुनकर विवेक की उंगलियां जो लैपटॉप पर चल रही थी वो रुक जाती हैं। वह एक बार सामने की तरफ दिखता है। विवेक ने इस वक्त प्रीता को वहाँ इमेजिन नहीं किया था। पिछली बार जब वह मिली थी तब उसने कहा था कि उसका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहने लगा है, पर आज उसे अपने कैबिन में देखकर प्रीता की बातों से उसे कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी। विवेक ने जीविका को पहले ही इशारे में बैठने के लिए कह दिया था। वह सीधे विवेक के सोफे पर पैर चढ़ाकर आराम से बैठ गई। जीविका की इन हरकतों को नोटिस करके विवेक ने सीरियस फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। विवेक समझ गया था ये प्रीता को बता देना चाहती है कि विवेक पर उसका कितना हक है, और सच्चाई भी तो यही है। भाई, जीविका को विवेक के कैबिन में इतना हक जताता देख प्रीता बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, पर अफसोस वह कुछ कह नहीं पा सकती थी सिवाय देखने के। प्रीता की तरफ देखते हुए विवेक ने उसे बैठने का कहता है, पर उसने बोला, इट्स प्लेजेंट सरप्राइज आई सॉ यू हियर। पर जैसे ही तुमने कहा था प्रीता, तुम पिछले हफ्ते कुछ बिजी रहने वाली हो, मुझे लगा था हमारी इतनी जल्दी मुलाकात नहीं होगी। प्रीता को अब अपने ही कहे वर्ड्स पर एम्बेरसमेंट हो रही थी, क्योंकि पिछली बार जब वो विवेक से मिली थी तो उसने एटीट्यूड में कह तो दिया था, पर पिछले हफ्ते काफ़ी बिजी रहने वाली है। इस वक्त प्रीता को ऐसे फील हो रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वहीं उसकी इस सिचुएशन पर जीविका मन ही मन बहुत हंस रही थी। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद जीविका को अपने पास बुलाया, और जीविका को तो जैसे इस पल का इंतज़ार था। वह विवेक के पास जाती है। विवेक को जीविका के पास देखकर एक बार फिर प्रीता का दिल चलने लगता है, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय देखने के। विवेक सुबह से ही अपनी मीटिंग्स में उलझा हुआ था। वह अभी तक जीविका को ठीक से मिलना तो दूर, उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था। इसलिए जैसे विवेक की निगाहें जीविका के सादगी से भरे मासूम चेहरे पे पड़ी, तो वह खुद को उससे खोने से रोक नहीं पाया। यही तो उसके रिश्ते की खास बंधना था कि जब भी विवेक जीविका की तरफ देखता, उसे ऐसे फील होता जैसे कल ही तो बात है जब वह जीविका से मिला था। जीविका को जब अपने ऊपर किसी की निगाहें महसूस होती है, तब वह उस तरफ देखती है। वह पाती है कि विवेक की प्यार भरी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उसे देखकर जीविका के गाल गुलाबी हो जाते हैं। प्रीता जब ये देखती है तो उसका मन यूं ही यही कर रहा था कि चुल्लू पर पानी में डूब मरे, क्योंकि वह ना जाने कितने समय से विवेक को चाहती थी और उसे पसंद भी करती थी, पर उसने प्यार का इजहार करने में शायद वह काफ़ी लेट हो गई थी। तब तक विवेक की ज़िंदगी में किसी और ने एंट्री ले ली थी जो उसके लिए बेहद खास थी। पर प्रीता उन लड़कियों से नहीं थी जो चुपचाप हार मानकर एक कोने में बैठकर अपना दुखड़ा रोए। उसका तो यही मानना था, जो चीज़ तुम्हें नहीं मिली है उसे चुपचाप छीन लिया जाए। वह आज तक यही तो करती आई थी, फिर आज वह कैसे पीछे हट सकती थी? छीनना प्रीता के फितरत में थी। वह वहाँ से बैठकर विवेक की किसी और का होते देख रही थी, पर उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो जानती थी कि वह विवेक को अपना बना कर ही रहेगी, बाय हुक या बाय क्रुक। वही विवेक को अपनी तरफ यूँ देखता देख जीविका अपने गुलाबी चेहरे के साथ धीरे से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे यूँ देखना बंद कीजिए। यहाँ पर हम दोनों के अलावा
आपकी फ्रेंड भी है, वो हमें देखकर क्या सोचेगी। जीविका का ऐसा कहने पर विवेक उसके कानों की तरफ झुकते हुए कहा, अच्छा ही तो ना, कम से कम उसे ये तो पता चल जाए कि नाउ आई एम ऑल योर्स। जीविका उसके रिएक्ट करते हुए बोली, प्लीज़ मुझे यूँ देखना बंद कीजिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। जीविका का ये क्यूट रिएक्शन देखकर विवेक खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। जब अब बारी थी प्रीता की, विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्रीता तुम पूछ रही थी ना कि मैं आजकल कहीं बिजी रहता हूँ। प्रीता हाँ में सिर हिलाती है। इस पर विवेक जीविका की तरफ एक नज़र उठाते हुए, और जो सोफे पर उसके बगल में ही बैठी थी, वह जीविका के साइड में पकड़ते हुए प्रीता की तरफ देखते हुए बोला, वजह तुम्हारे सामने है। प्रीता जीविका और विवेक की बॉन्डी को देखकर चल भुनकर कोयला हो रही थी, पर फिलहाल वह उसके अलावा और कर भी क्या सकती थी। विवेक अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बेहद खास शख्स से मिलाने जा रहा हूँ। एक बार फिर वह अपनी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बोला, मीट जीविका माय वुड बी वाइफ। ये बोलकर वह जीविका के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूम लेता है। प्रीता तो अभी भी सदमे में थी, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडिया पहुंचकर उसे इतनी बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है। प्रीता ने सोचा था कि शायद विवेक उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराएगा, पर वाइफ के बारे में तो उसका दूर दूर तक कोई ख्याल ही नहीं था। इस वक्त प्रीता को विवेक की कंपनी आना और उन दोनों के सामने यूं बैठना अपनी इंसल्ट से कम नहीं लग रहा था। वह सब देखकर उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। प्रीता एक नज़र जीविका की तरफ देखती है और विवेक की तरफ देखते हुए बोली, विवेक आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। यह बोलकर वह वहाँ से चली गई। विवेक और जीविका अब भी उसे वहाँ से जाते हुए देख रहे थे। उसके जाते जीविका की हल्की सी हंसी छूट जाती है। विवेक उसकी तरफ देखने लगा। जीविका खुद से ही खोकर स्माइल करने लगी। जीविका ने भी लंच नहीं किया था, उसे भूख लग रही थी। विवेक ने पहले जीविका के भूख का अंदाज़ा लगा लिया था और दोनों के लिए लंच ऑर्डर कर दिए थे। जीविका एक नज़र विवेक के चेहरे की तरफ देखती है, पर उसके चेहरे पे आ रहे बालों को कान से पहुँचते हुए करते हुए बोला, क्या हुआ? जीविका विवेक की तरफ देखते बोली, मुझे भूख लगी है, मैं आज अपना लंच पैक करना भूल गई। जीविका की बातें सुनकर विवेक उसकी तरफ एक सर्द निगाह डालता है। विवेक की निगाह को महसूस करते जीविका बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विवेक बोला, देख रहा हूँ कैसे तुम दिनों दिन लापरवाह होती जा रही हो। विवेक की बातें सुनकर जीविका का मुंह ही बन गया। वह मुंह फुला देती है और चुप हो जाती है। जीविका की इस हरकत पर विवेक मन ही मन स्माइल करता है और अपनी तीनों उंगलियों को जीविका के गालों पे की हवा से निकाल देता है। वह जीविका के मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हम दोनों के लिए लंच ऑर्डर कर दिया है। विवेक की बात सुनकर वह एक राहत की सांस लेती है। करीब 15 मिनट में उसके लंच की ट्रॉली अंदर आ जाती है उसके कैबिन में। इस 15 मिनट में जीविका ने ना जाने कितनी बार कैबिन का डोर को देख लिया होगा। विवेक उसकी इस हरकतों से साइलेंटली नोटिस कर रहा था। विवेक तो उसे अपनी भूख पर कंट्रोल था, पर फिर भी इस बार की उसकी भूख कुछ ज़्यादा ही उस पर हावी पड़ रही थी। वह कभी कभी इरिटेट होकर विवेक को चेहरा भी देखने लगती, तब ताकि लंच आने का प्रोसेस फास्ट हो सके। करीब 15 मिनट बाद लंच केबिन में आ गया था। जब जीविका के पेट में कुछ सुकून मिला, वह लंच की ट्रॉली लेकर विवेक को कुछ कहे बिना ही सोफे पर बैठकर अपने लिए लंच सर्व करने लगी। विवेक उसे अपनी छोटी आंखों से शिद्दत से घूर रहा था। वह भी जल्दी से ट्रॉली के पास पहुंच जाता है और अपने कुछ हेल्दी से सर्व करने के लिए बारे में सोचता है। तभी उसे कुछ सूझता है और वह अपने लिए खाना नहीं निकालता है और जीविका भी भरी प्लेट को अपने छीन लेता है। विवेक की इस हरकत से वह एक बार फिर से चिढ़ जाती है। ऊपर से आज उसे भूख भी काफ़ी तेज़ लगी थी और विवेक था कि उसे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ रहा था। जीविका यह सब से रहा नहीं गया तो वह विवेक की तरफ घूरते हुए बोली, विवेक ये क्या हरकत है, मेरी प्लेट वापस कीजिए। विवेक उसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। जीविका एक दो बार तो कोशिश करती है, पर पता नहीं आज वह उसे परेशान करने के मूड में था, इसलिए उसकी बातों को वह ना जानबूझकर ध्यान नहीं देता।
अब जीविका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। वैसे तो उसे जल्दी से गुस्सा नहीं आता, पर एक बार आया जाए तो उसे शांत करना किसी के बस में नहीं होता था। जीविका बहुत ही गुस्से से विवेक के कैबिन से बाहर निकलती है। वह अपना पर्स उठाती है और सीधे पार्किंग की तरफ चली जाती है। अब जाकर विवेक को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने जीविका को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था। वह अब लंच छोड़कर जीविका के पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वह कार निकालकर सिंघानिया मैंशन के लिए निकल रही है। विवेक उसे ना जाने कितनी बार आवाज़ लगाता है, पर जीविका उसे जानबूझकर इग्नोर करके देती है। विवेक भी अपनी कार निकालकर जीविका की कार का पीछा करने का ऑर्डर करके ड्राइवर को दे देता है। हालांकि उसे पता था कि सिंघानिया मैंशन ही जाएगी। थोड़ी ही देर में उसकी कार सिंघानिया मैंशन के बाहर खड़ी हो जाती है। वहाँ का वॉचमैन और सिक्योरिटी टीम विवेक की कार को पहचानता था, इसलिए उनसे उनकी कार को मैंशन में अंदर जाने दिया। जीविका का इस वक्त बेहद ही गुस्से में थी। वह कार से उतरकर जल्दी से बाहर गई, तब विवेक की कार भी पार्क हो चुकी थी। वह भी अपनी कार से उतरकर जीविका के पीछे पीछे जाने लगा। वह पीछे से उसे आवाज़ भी देता था, जीविका यार प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। जीविका ने उसकी बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। जीविका गुस्से से किचन में गई और शेफ से अपने लिए लंच बनाने का ऑर्डर देकर वहाँ से काफ़ी गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाने लगी। शेफ और मैंशन के बाकी मेट्स ने शायद आज पहली बार जीविका को इतने गुस्से में देखा होगा। विवेक अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। जीविका जल्दी से अपने कमरे में आकर विवेक के मुंह पर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। विवेक तो अपनी छोटी सी जीविका के तीखे गुस्से को देखकर हैरान हो रहा था। वह समझ चुका था कि इस बार उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। वह जीविका के कमरे को डोर को आहिस्ते से नॉक करके बोलता है, जीविका प्लीज़ ओपन द डोर। वहीं वो किचन में कुछ काम था। वह जीविका के कमरे की तरफ से होकर आ रही थी। वन्या उसकी निगाहें विवेक पर पड़ी। वन्या को काफ़ी हैरानी हो रही थी ये देखकर कि वह अपने ऑफिस आवर्स में यहाँ क्या कर रहा है। जब विवेक की निगाहें वन्या पर पड़ी तो वह उसे ग्रीट करता है। वन्या विवेक की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, विवेक तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी ऑफिस में होना चाहिए। विवेक बोला, वो दरअसल भाभी आपकी बहन मुझसे नाराज़ हो गई है, तो बस मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। वन्या विवेक की तरफ देखते बोली, जीविका नाराज़ हो गई, पर क्यों? विवेक वन्या की पूरी बात बता देता है, जिसे सुनने के बाद वन्या एक गहरी सांस लेती है। वह विवेक की तरफ देखते बोली, विवेक तुम्हें पता है जीविका को इतनी आसानी से गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है ना तो वह आसानी से शांत भी नहीं होता। विवेक थोड़ा गिल्ट के टोन में बोला, यस भाभी आई नो, इस बार मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वन्या बोली, तुम्हें भूख तो नहीं लगी थी? एक काम करो, पहले ठीक से लंच कर लो, फिर अपनी प्यारी जीविका को मनाते रहना। विवेक वन्या की पोलाइटली मना करते हुए बोला, नहीं भाभी आपकी बहन भी तो मेरी वजह से भूखी है, ऐसे में तो मैं वैसे भी खाना नहीं खा सकता। क्या वन्या को विवेक की बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि विवेक को जीविका की इतनी फिक्र है। वन्या विवेक को ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से निकल गई। विवेक अपनी कोशिशों में लगा हुआ था, पर जीविका की भी दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोल रही थी। विवेक थोड़ी देर के लिए कमरे के सामने वाले कॉरिडोर पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने पाया कि जीविका के कमरे का दरवाज़ा खुल चुका है। शायद ये लंच की ट्रॉली को अंदर ले जाने के लिए था। मौका देखते ही विवेक अंदर चला गया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। जीविका यह देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। लंच की ट्रॉली वहीं साइड में कॉफ़ी टेबल पर पास रखी हुई थी। जीविका को भूख जोरों से लगी थी। वह बेड से उठ बैठी और उससे पहले कि वह कॉफ़ी टेबल की तरफ जा पाती, विवेक उसका हाथ पकड़ उसे रोल करता है। उसकी इस हरकत से जीविका काफ़ी ज़्यादा गुस्से और नाराज़गी भरी टोन में बोली, छोड़िए मुझे, पर विवेक ने उसे नहीं छोड़ा। इनफैक्ट जीविका ने हाथों पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। जीविका फिर से नाराज़गी में बोली, मैंने कहा छोड़िए मुझे। विवेक अब भी जीविका के हाथ नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से जीविका को बहुत गुस्सा आता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा राधे राधे।